हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी अपने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 समाप्त किया था हाई स्कूल में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड। तो आज हम आपके सामने हाई स्कूल में चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और एक चैप्टर उसका कंप्लीट भी करेंगे। तो हम उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अभी इस समय जो व्यवस्था चल रही है, इस वैश्विक महामारी में आप सबसे मेरा निवेदन है, एमएच क्लासेस आप सबसे ये निवेदन करता है कि आप सब अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें और घर पर रहें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक बाहर न घूमें, जितना ज्यादा हो सके घर के अंदर रहें और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा करें और अपने साथ साथ अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनकी भी सुरक्षा करें, वो आपका परम दायित्व है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहले आपने वास्तविक संख्या पढ़ा, उसके बाद आपने बहुपद पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो बहुपद में हमने लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमने ये लिखा हुआ था। इसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद और यही द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां पर px बराबर 0। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो और द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा होते हैं। तो और ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का मतलब है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद कहलाता है, अर्थात द्विघात समीकरण कहलाता है। उसके बाद द्विघात समीकरण के दो मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। इसके दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। अब इन मूलों के पश्चात उसके शून्यक की बारी आती है। शून्यक क्या होता है वो आप जान लें। शून्य जैसे हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक गुणनखंड है, इसको हमको गुणनखंड करना है। तो अगर इसका गुणनखंड करोगे तो क्या बनेगा? इसमें x प्लस 2 बनेगा और x प्लस 3 बनेगा। ठीक है ना? शून्य कहते कि इसको आप जान लीजिए। तो उसके जो दो आधार मूल होते हैं भाई उसके क्या कहलाते हैं? शून्य। तो अब हम इसका जब मान निकालेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर -2। उसी प्रकार जब x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर -3। तो इसके जो दो मूल निकल करके आए हैं वो आए हैं -2 -3। ये इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। इस द्विघात समीकरण के क्या है? ये मूल हैं। दो मूल हैं, ये इसके दो आधार। ठीक है ना? तो यही इसके दो मूल हैं, यही इसके दो आधार हैं। और उसके बाद फिर अब हम कुछ आगे की चीजें जान लेते हैं कि इसमें और कुछ आगे की जो चीज होती है, जैसे गुणनखंड द्वारा इसको हमको हल करना है तो वही यही प्रक्रिया होगी। आपको गुणनखंड करके इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उनका आपको x का पूरा एग्जैक्ट मान निकालना होगा। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको द्विघाती समीकरण का सूत्र हल करके दिखाते हैं, कैसे द्विघाती समीकरण का सूत्र हल होता है। ये आपका आशा करता हूं नोट हो गया होगा। अब हम उस फार्मूले को आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, जिसको आप श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आया है, उसको हम सिद्ध करते हैं। इस यहां लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र। माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण हो गया।
ठीक है ना। तो अब यहीं से हमको द्विघाती सूत्र निकालना है। एक बात याद रखिए, ये द्विघात समीकरण है और इसके दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके दो मूल क्या है, तो हमारा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जिसके लिख ले देता हूं यहां मैं, जिसके दो मूल अल्फा व बीटा है। तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब हम इसको हल करते हैं तो दोनों, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोल सकते हैं। हमारे सामने आगे सवाल आएंगे जिनको इस विधि से हम हल करेंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोलते हैं और उससे द्विघाती सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, ठीक है ना, a से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर 0 बटा ए। तो आपको पता है जब कभी हम किसी निश्चित संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा उत्तर निश्चित आता है, अर्थात 0 आता है। इससे भाग दोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर बटे ए, सॉरी कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा आपका b बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। अब हम कक्षा 9 की अपनी ट्रिक लगाएंगे जहां से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ता था, तो उसी तरह इसको भी हम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको होल स्क्वायर चाहिए। हमारे पास पहला पद हमेशा स्क्वायर में रहता है, इसीलिए हमने ए से भाग कराया ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। तो एक्स का स्क्वायर आप कर सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया। अब हमको बी स्क्वायर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं है, तो हम 2ab देखते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जो मध्य पद होता है उसी से 2ab निकल करके आता है। तो हमको 2ab चाहिए, तो 2 इंटू पहले हम a लिख लेते हैं, ये 2 हमने अपने से लिखा फार्मूला है, ठीक, 2a। अब b, तो इसके पास ये a हो गया, इसके अलावा जो भी बचेगा वो हमारा b है। तो इसके अलावा क्या बचा है, b अपान a, तो b अपान a लिखेंगे। और फिर से अगर हम यहां पहुंचना चाहे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, यहां पर 2ab हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2a लिखेंगे, ताकि अगर हम सवाल हमने बनाया और फिर से दोबारा वापस होना चाहें तो हम फिर से वहीं पहुंच जाए। अगर ध्यान दें 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमें इतना मिल जाएगा और इतना कर देने से हमारा सवाल आगे बन जाएगा। फिर अब हमको पता चल गया कि हमारा बी स्क्वायर क्या हो सकता है, तो हमारा बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये ए था, बाकी जो बचा वो सारे सॉल्व कैसे करें, जिसमें भी आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। सबसे पहले पहला वर्ग पद आप पता करोगे, फिर मध्य पद जो दिया हुआ है उससे आप दूसरा वर्ग पद निकालोगे, उसको आप फैक्टर करोगे 2ab में, उसको तोड़ोगे और उसकी तुलना कराओगे। तो 2ab में तुलना कराने के बाद 2 फार्मूले का है, a हमारा पहला वर्ग पद, b, तो a के अलावा जो भी दूसरा वर्ग जितना भी बचेगा मटेरियल वो सब दूसरा वर्ग पद होगा, दूसरा पद होगा b कहलाएगा। तो b अपान 2 ये दूसरा पद है आपका। तो हमको पता चल गया कि ये दूसरा वर्ग पद है, तो इसी का वर्ग हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और इसी का वर्ग हम क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। बात समझ में यहां तक कि नहीं? देखिए एक बार फिर से मैं देख लेता हूं कि मैंने सबसे पहले इसमें a से भाग कराया, ठीक है ना। a से भाग कराने के पश्चात हमने इसमें पहला वर्ग पद निकाला, फिर उसके बाद 2ab मध्य पद का जो फार्मूला है हमारा, उससे हमने अपना b ज्ञात किया। फिर उसी जो भी ज्ञात करोगे आप उसी का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और उसी का वर्ग घटाना पड़ेगा। अब यहां से यहां से देखिए आपका फार्मूला बन गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। इसको आप उधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस c बटे a। तो x बटे b बटे होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बटे a। इसको आप हल कर लें तो 4a स्क्वायर इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर। अब प्यारे दोस्तों यहां से स्क्वायर करने का क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस b बटे 2a बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ठीक है ना।
अब मैं इधर लिख देता हूं साइड में, आप लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद देखिए x प्लस बी बटे 2a बराबर इसका अब स्क्वायर रूट निकालो, इसका तो निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ये इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो आधार बराबर है तो ऊपर ऊपर 2 घट जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका द्विघाती सूत्र आ गया। ये वो विधि है, अगर कोई भी गुणनखंड आपसे नहीं टूटता है, उसका खंड नहीं बन पा रहा है, आप इसके पास चले आएंगे, ये आपको उस गुणनखंड का समाधान दे देगा। ये वो प्रक्रिया है जो बड़े से बड़े और कठिन से कठिन गुणनखंड को, कोई भी अगर गुणनखंड है जिसको 3 पद से 4 पद आपको बनाना है और नहीं बन पा रहा है, तो ये आपको बना के उसका उत्तर आपको दे देगा। इसमें 2 पद निकल करके आएंगे, तो वो क्या कौन से हो जाएंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और फिर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 2 मूल, एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। वही 2 मूल हमने माना है अल्फा और बीटा, ये 2 मूल हमको निकल करके हमारे सामने आ गए। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको आप घर में ट्राई भी करें कैसे इसको सिद्ध करना है। तो द्विघाती सूत्र भी माना, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसके 2 मूल अल्फा और बीटा हैं। अब फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दोनों पक्षों में हमने a से भाग करा दिया, तो x स्क्वायर प्लस b अपान ax प्लस c अपान a बचा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने वर्गपद को खोजा, तो x स्क्वायर का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए x का होल स्क्वायर हो गया। इसको हमने मध्यपद को 2a से तुलना कराया, तो 2 इंटू ये हमारा पहला पद जो बचेगा वो b हो जाएगा, तो b अपान 2a हमने इसलिए किया, तो फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा। फिर प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया, क्योंकि दूसरा वर्ग पद था हमारा, इतना ही जोड़ा, इतने ही का वर्ग हमने घटा दिया प्लस ca। फिर हमने यहां तक इसको मिला करके होल स्क्वायर बना लिया, इन दोनों को हमने उधर भेज दिया। उसके बाद इनसे हल करके हमने ये जो 2 मूल प्राप्त किए हैं, ये जो 2 मूल है यही हमारे 2 आंसर हैं। तो ये फार्मूला था, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक फार्मूला और देख लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है, इन्हीं दोनों से उसको हम तैयार करेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि 2 मूल है अल्फा और बीटा के 2 मूल है, उसको हम देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो फार्मूला है 2 मूल का, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, मूलों का योग हल। माना द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा व बीटा है। मूलों का योग मतलब गुणनफल का 2 फार्मूला होता है, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां लिख लीजिए आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल अल्फा व बीटा हैं। तब जहां अल्फा बराबर क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको आप मेरे साथ साथ लिखते चले, समझते चले, और बीटा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसलिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, मतलब दोनों मूलों को हमको जोड़ना है, इससे हमारा फार्मूला बन करके आएगा। इसको आप जोड़ दें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब नीचे नीचे आधार बराबर ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, जो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान वो ये पूरे के बटे 2 हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये माइनस में ये प्लस में आपस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2b अपान 2a ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान a ये आपका सूत्र बन गया। कहां से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, आप देखिए b क्या होता है x वाला पद होता है और a स्क्वायर वाला पद होता है, तो यहां लिख लीजिए x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसको क्या कर सकते हो आप x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो आपने मूलों का योगफल आपने देख लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप मूलों का गुणनफल भी देखेंगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया हुआ इसको आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और अगर जिसके समझ में बात आ गई हो वो इसको नोट ना करे, वो अपने से इसको ट्राई करे। मैं आज आपको 2-3-4 फार्मूले करके दिखाने वाला हूं। पहला फार्मूला ये हो गया है, दूसरा फार्मूला मैंने करके दिखाया है और तीसरा फार्मूला मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। जो तीसरा फार्मूला है उसको मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। तो योगफल था, अब यहां पर हम गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है ना। सब कुछ वही रहेगा, ये मान वही रहेगा, बाकी यहां से हम चेंज कर लेते हैं। अब हम आपको गुणनफल करके दिखाते हैं, मूलों का गुणनफल। माना विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा बराबर और बीटा बराबर मान है, तब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a गुणे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसका गुणा करा दो, a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वो क्या ये बनेगा क्या बी स्क्वायर और ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका बटे 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर प्लस माइनस ये कर जाएगा, बचेगा क्या 4ac बटे 4a स्क्वायर, 4 से 4 कर दिया, a से a कर दिया, बचा क्या c बटे a। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या आया c बटे, इसको आप क्या लिख सकते हो हिंदी में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एक्स स्क्वायर का ही तो गुणांक है, देखिए ये बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अचर पद है। तो गुणनफल का जो फार्मूला आया वो सी बटे ए आया, मतलब योगफल का जो फार्मूला है वो माइनस बी अपान ए है, इसको आपको याद करना है। और जो गुणनफल का फार्मूला है वो क्या है सी बटे ए है। इसको अगर कोई नोट करना चाहे तो वो इसको नोट कर सकता है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो अगला फार्मूला है जिससे हम द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं, उस फार्मूले को हम देख लेते हैं कि जिससे हम अपने द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे। इन सूत्रों को आपको अच्छे से ध्यान से याद करके रखना है ताकि भविष्य में आपको इनकी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल भी घबराए ना और आप इसको कर लेना है। तो चलिए हम अपना अगला फार्मूला देखते हैं कि जहां से द्विघात समीकरण हमको बनाना आता है, जहां से हम द्विघात समीकरण बनाना सीखते हैं। तो आप यहां लिखें द्विघात समीकरण बनाने के लिए
माना उसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तब अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा है तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, और बीटा तो क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स और फिर माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें आप एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका फार्मूला है। तो प्यारे दोस्तों, हमने देखा, हमने पहले वीडियो में आपको द्विघाती सूत्र को सिद्ध करके दिखाया, मूलों का योगफल कैसे निकलता है उसको सिद्ध करके दिखाया, मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है उसको मैंने सिद्ध करके दिखाया, द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं अगर हमको मूल दिए हैं तो उसको हमने आपको फार्मूला आपको बता दिया। अब यहां से जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर शुरू हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर क्या कह रहा है, तो हम उस पहले चैप्टर को अब शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण का हमारा पहला चैप्टर, उसको मैं शुरू करता हूं, चैप्टर 4.1। ठीक है ना। कोशिश रहती है हमारी कि हम आपको पूर्णतया संतुष्ट कर सकें और मैं आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हमारी गलतियों को हमसे बता सकता है ताकि अगले वीडियो में हमसे वो गलती ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको बात समझ में आती है तो उसको शेयर भी करें। अब मैं पहला सवाल ले लेता हूं 4.1 का। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। चलिए एक दो में इससे कर देता हूं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। तो हमको इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको हम हल करेंगे। देखिए अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस 6। इसको आप इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस ए 2x माइनस 2x धन 6 बराबर 0। ये इससे कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर धन 7 आ गया। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती समीकरण है। अब इसका हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसी तरह का एक उदाहरण और उसको हम लेके आपको हल करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स, इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 6 और प्लस 2x। ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने देखा कि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। प्यारे दोस्तों, अब इसमें जो भी सवाल बचे हैं आपको ऐसे ही करने हैं। अब मैं दूसरे सवाल के जो 2 3 4 सवाल हैं उनको लेके हल करके आपको मैं उसको दिखा देता हूं। हमारा 4.1 का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम 4.2 पढ़ेंगे। चलिए दूसरे का पहला सवाल। एक बात आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि अगर आप स्कूल में पढ़ें तो अप्रैल महीने आप कितना पढ़ लेंगे, अधिकतम 2 चैप्टर पढ़ पाएंगे। और अभी ये मई का महीना चल रहा है, हमने अप्रैल से शुरू किया है, 4थे चैप्टर में पहुंच गए हैं। तो आपको इतना तो भरोसा हमारे ऊपर हो ही गया होगा, हो भी जाना चाहिए कि हम समय रहते आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा लेंगे और फिर आपको मॉडल पेपर के हिसाब से आपकी अच्छी तैयारी करा सकते हैं। इतना भरोसा आपको हो जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर विश्वास होगा और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि हम नए हैं और हम सबसे बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करेंगे और 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बस हमें आपका सहयोग चाहिए और आप
हमसे जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें। अब ये पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले चौड़ाई मान लेते हैं, मायना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना 2x होगा और एक अधिक 2x + 1 मीटर हो जाएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं प्रश्नानुसार। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे 2x + 1, लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसका मान दिया हुआ है 528, इसका गुणा करा लें हम 2x² + x और बराबर 528, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। तो अब आपने देखा कि हमने ये द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के दो तरीके हैं, पहला इसको 3 पद से आप 4 पद में आप इसको परिवर्तित कर लें तो उसका बड़े आसानी से गुणनखंड निकल आएगा। अगर उस तरह आप नहीं कर पाते हो तो आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाओ, जो अभी हमने उसको हल किया था। तो 3 पद से 4 पद बनाना तो आपने सीख ही लिया है। मैं इसको श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से हल करके आपको दिखाता हूं, आपको उस तरीके से सवाल हल करना भी आ जाएगा और ये हमारा एक सवाल भी लग जाएगा। तो हमको लिखना क्या है, इस समीकरण की, ये हर सवाल हमको करना है जब हम द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे। तो मैं इसका फैक्टर भी करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहा कि आप उस द्विघात सूत्र का प्रयोग भी देख लें। आपने उसको सिद्ध करना तो देख लिया, लेकिन उसका आप प्रयोग भी देख लें तो ज्यादा सही रहेगा। कि तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तुलना क्यों कराते हैं, a, b और c के मान निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -528, ठीक है ना। तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्र जो चौड़ाई है वो x मीटर है, लंबाई उसकी 2 गुनी से एक अधिक है तो 2x + 1 हो गया। अब उसका क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो x गुणे 2x + 1 बराबर 528, इसे गुणा कराओगे 2x² + x बराबर 528। अब हम मान रखते हैं तो -b + -b² - 4ac/2a, मान दीजिए b का मान है -1 हो जाएगा, +-1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान है -528 बटे 2 गुणे 2। अब 4 गुनी 8, 528 में हमको गुणा कराना पड़ेगा 8 का, 8 × 64, 8 गुनी 16 22, 8 × 45 2 42, ये हो जाएगा -1 + -1 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4224 बटे 4। इसको इधर कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा -1 ± 4225 हो जाएगा और हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हम 4225 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4225 का गुणनखंड हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि 4225 का गुणनखंड होता क्या है। यहां साइड में हम निकाल लेते हैं 4225
5 8 40, 2 5 24, 5 5 25, 5 1 5, 5 6 30 और 5 9 45, फिर 13 13 69 और 13 13 71। तो आपने देखा कि एक फैक्टर 5 का बना, एक 13 का बना, ठीक है ना। तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 13 बटे 4। फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 गुणे 13 का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस 13 बचे 65 बटे 4 हो जाएगा। तो इसके दो मूल निकल करके यहाँ आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे हल करके आपको दिखाते हैं। इसके आगे हम हल करके आपको दिखाते हैं। ये हो जाएगा हमारा, अब इसके दो मूल निकलेंगे तो पहला मूल क्या हो जाएगा -1 प्लस 65 बटे 4, दूसरा हो जाएगा -1 माइनस 65 बटे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 बटे 4, ये हो जाएगा -66 बटे 4, ठीक है ना। इसको आप काट देंगे तो 4 चौक ये 16 को 64 16 हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -35 बटा 2। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस नहीं होते, इसलिए जो हमारा मूल निकल कर आया है वो क्या आया है 16। इसलिए x बराबर क्या हो गया 16 मीटर। इसलिए चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणे 2 प्लस 1, ठीक है ना। इसके आगे इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा 100 गुना 32 से 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा कि जो चौड़ाई आई वो 16 आ गई और जो लंबाई आ गई वो क्या आ गई है यहां पर चौड़ाई हमने x माना हुआ है तो 16 और 33 आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद हम अगर सवाल को चेक करना चाहें तो हम हमारा क्षेत्रफल 528 है, 16 और 33 का गुणा करा देंगे तो 528 आ जाएगा, सवाल हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब हम ले लेते हैं हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तो इसमें दूसरा सवाल ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 306। हाँ 306, इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब प्यारे दोस्तों वहीं पर ये आपका सवाल आगे रुक गया है। अब हमें इसका फैक्टर बनाना है। अब इसका फैक्टर आप चाहे 3 पद 4 पद बनाकर करें या फिर आप सीधा सूत्र जो कि अभी हमने निकाला है जो सूत्र से एक सवाल हमने हल करके आपके सामने रखा है, आप चाहे उससे हल कर सकते हैं। इसके आगे अब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और जब x का मान आ जाएगा तो आप यहाँ रख देंगे तो आपके दो धनात्मक पूर्णांक निकल करके आ जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा सवाल, क्योंकि इस सवाल को अभी बिल्कुल एक सवाल ऐसे हल कर चुके हैं, दोबारा उस सवाल को ऐसे हल करना उचित नहीं रहेगा। हम तीसरा सवाल अपना देख लेते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना रोहन की आयु बराबर 1 वर्ष, उसकी मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। फिर कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात
रोहन की आयु बराबर 3 एक्स वर्ष, एक्स प्लस 3 वर्ष, एक्स प्लस 3 वर्ष। उसके बाद फिर उसकी मां की आयु बराबर एक्स प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है ना। तो अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु में, 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। तो 360 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसको गुणा कराते हैं। गुणा कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इससे घट जाएगा, माइनस 10 से 7 गया 3 और यहाँ 5 से 8 जाएगा, तो 15 से 8 जाएगा 7 और यहां पर बचेगा 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। 10 से 7 गया 3, यहां पर बचेगा 5, तो 15 से 8 गया 7, उसके बाद यहां पर बचेगा 2, तो 273 हो गया। अब इस गुणनखंड को आपको हल करना है। आप चाहे द्विघाती सूत्र से हल करें, चाहे आप उसको 3 से 4 पर बनाकर हल करें। इसको आपको हल करना है, x का मान निकालना है और यहां उसको रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। हम चौथा सवाल देखते हैं। इतना आप खुद से करेंगे तो आपकी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां लिखिए सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्या हो जाएगा 480 बटा x। इसको आप घंटे लिख सकते हो, ठीक है ना। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं हम, इसको आप घंटे लिख सकते हो। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो इसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उस चाल से रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 घंटे, ठीक है ना। अब इसको हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है कि अब आप देखें कि किसमें
इसमें अधिक समय लग रहा है, तो जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उससे कम समय वाले को आपको घटाना है। तो 480 बटा x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर 3। इसमें क्या रहा है कि यदि उसकी चाल कम कर दी जाती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो ज्यादा समय इसमें लगते हैं। तो हो जाएगा आपका 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटा x। इसको आप हल कर लीजिए तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 x माइनस, इसको गुणा करा दें हम तो हो जाएगा 480 x माइनस 8 बराबर 3। तो हो जाएगा 480 x माइनस 480 x प्लस हो जाएगा 8 0 0 8 ढाई 64 8 चौक 32 38 बराबर 3x x माइनस 8। ठीक है ना। ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3840। गुना एक बार हम अपना फिर चेक कर लेते हैं कि 8 0 का करेंगे 0 आएगा, 8 ढाई 4 हासिल 6 8 चौक 32 38। ठीक है, अब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 24x या 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। देखिए अगर ये 3 से कट जाए तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6 और 3 और 24 कट जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एक कम 3 3 दूनी 6 और 3 और 24। इसमें लिख दीजिए 3 से भाग करने पर, चाहे 3 से भाग करने पर लिख दीजिए चाहे कॉमन लेने पर लिख दीजिए। अब ये आपका जो समीकरण बन गया, फिर वही समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको भी आपको या तो आप भाग उससे कर लें, 3 पद 4 पद बना के कर लें, या फिर द्विघात समीकरण से कर लें। आपका ये आंसर आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा उसको आप ऊपर रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने 4 द्विघात समीकरण का नया अध्याय शुरू किया। द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण होता क्या है, उसके मूल क्या होते हैं, द्विघाती सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, मूलों का योगफल कैसे सिद्ध करके निकाला जाता है, मूलों का गुणनफल कैसे सिद्ध करके निकाला जाता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है। उसके बाद हमने 4 समलेख का पूरा चैप्टर विस्तार से पढ़ा। एक सवाल हमने आपको लिख करके अच्छे समझाया, कोशिश की कि सारी बातें आपके समझ में आई। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़ें और उसको और लोगों तक पहुंचाएं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम अपना नंबर उसमें छोड़े रहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।